नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात बेकाबू कोरोना से देश में बने भयावह हालात की। देश में पिछले 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 2000 के पार कर गया है। पीएम मोदी ने राज्यों को लॉकडाउन लगाने से बचने की सलाह दी है। पीएम ने बच्चों से अपने घर और आसपास मास्क पहनने और कोविड नियमों का पालन कराने की मुहिम में मदद करने की अपील की। इसके साथ प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसका उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने के लिए कई स्तर पर काम किया जा रहा है। तो आइए कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए सबसे पहले देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से हालात गंभीर बने हुए हैं। मंगलवार को एक दिन में 2,94,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि मौत का आंकड़ा भी पहली बार 2000 के पार कर गया। सोमवार की तुलना में मंगलवार को 37,000 से ज्यादा नए केस आए। कल एक दिन में 1,66,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 21 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना के हालात पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है। पीएम ने राज्यों से कहा है कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें। लॉकडाउन के बजाय माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। पीएम की इस सलाह का मतलब ये है कि केंद्र सरकार देश में अभी लॉकडाउन लगाने के बारे में नहीं सोच रही है। कोरोना महामारी और दिल्ली समेत कई राज्यों में टुकड़ों में लगाए जा रहे लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिया है। देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि प्रवासी मजदूर घबराएं नहीं, वो जहां हैं वहीं रुक जाएं। उन्हें वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। प्रवासी मजदूरों का ख्याल करके ही पीएम ने राज्यों को लॉकडाउन से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और बच्चों से अपने घर, मोहल्ले और आसपास कोविड अनुशासन का पालन करने में मदद करने को कहा है। बच्चों से उन्होंने कहा है कि वो घर का ऐसा माहौल बनाएं कि बिना काम कोई घर से बाहर न निकले। बच्चों की जिद बड़ा बदलाव ला सकती है। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। टीवी 9 भारतवर्ष ने भी बच्चों के जरिए बड़ों को मास्क पहनने का संदेश देने की मुहिम चलाई है। वाराणसी, मेरठ समेत कई शहरों के बच्चों ने मास्क नहीं पहनने वालों को टोका और कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने को कहा। मास्क लगाने से मतलब बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी। अगर आप मास्क नहीं लगाओगे तो आपको कोरोना हो सकता है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से मास्क पहनने और बिना जरूरी घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। कोहली का ये वीडियो दिल्ली पुलिस ने भी शेयर किया है। फिर एक बार ये गुजारिश है कि जरूरी काम के लिए अगर निकल रहे हैं तो प्लीज मास्क पहनिए। सरकार ने राज्य में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगवाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। देश में 12 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। दिल्ली में कल 28,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जबकि 277 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता बढ़ते संक्रमण दर को लेकर है। ये करीब 33% तक पहुंच गई है, यानी दिल्ली में टेस्ट कराने वाला हर तीसरा शख्स कोरोना संक्रमित है। 40,000 से ज्यादा लोगों का घर में इलाज चल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद राहुल ने खुद को 12 तुगलक रोड निवास पर आइसोलेट कर लिया है। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। केजरीवाल ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। कानपुर के बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी के साथ उनकी पत्नी और पोती भी संक्रमित हो गई हैं। क्या दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटे की ही ऑक्सीजन बची है? केजरीवाल सरकार ने कहा है कि जीटीबी अस्पताल में सिर्फ 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। सैकड़ों मरीजों की जान बचाने की चुनौती है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र से तुरंत मदद करने की अपील की है। कोरोना के अटैक के आगे लाचार सिस्टम से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वेंटिलेटर पर सिस्टम। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी हो गई है। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 10 से 12 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जीटीबी अस्पताल में सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से तुरंत मदद की अपील की है। इस बीच जीटीबी अस्पताल के बाहर एक मरीज का रिश्तेदार 18,000 में एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर पहुंचा। मरीज को भर्ती करने का भरोसा मिलने के बाद शख्स ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता।
महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिला कॉन्ट्रैक्टों को कोरोना मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन का 10% स्टॉक फ्रंटलाइन वर्करों के लिए बचाकर रखने के लिए आदेश दिए हैं। उधर राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित शहर पुणे में एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में रोजाना 10,000 से ज्यादा कॉल आ रहे हैं। कल पुणे में 10,000 से ज्यादा केस आए। पुणे में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी होने लगी है। राजस्थान में कोरोना के हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि ऑक्सीजन की रोजाना खपत 136 मीट्रिक टन है, लेकिन आने वाले दिनों में 250 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा 124 मीट्रिक टन तय किया है। राज्य के छोटे छोटे प्लांट से भी हम संपर्क में है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक अगले 3 महीने में वैक्सीन का उत्पादन 5 गुना बढ़ाने वाली है। भारत बायोटेक हर साल 70 करोड़ कोवैक्सीन की डोज बनाएगी। केंद्र सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनी को 1,500 करोड़ रुपए का एडवांस के तौर पर देने का फैसला किया है। कल पीएम मोदी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक कर उनके प्रयासों की सराहना की। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड के लिए हो रही मारामारी के बीच भारतीय रेलवे ने पिछले साल की तरह इस साल भी बड़ी पहल की है। आनंद विहार स्टेशन पर रेलवे ने ट्रेन के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। आनंद विहार के शकरू बस स्टेशन पर ट्रेन के 75 कोच में 1200 बेड की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 29,500 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 162 लोगों की मौत हो गई। अकेले लखनऊ में 5,000 से ज्यादा केस सामने आए। राज्य में अब 15 मई तक रविवार के साथ शनिवार को भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस बीच लखनऊ में डीआरडीओ 450 बेड वाला अस्पताल तेजी से बना रहा है। यूपी के मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से 2 लोगों के शव की अदला बदली हो गई। अस्पताल प्रशासन ने नासिर और राम प्रताप नाम के शख्स के शव को एक दूसरे के परिवारों को सौंप दिया। राम प्रताप के परिजनों ने जब अंतिम संस्कार से पहले शव देखा तो वो हैरान रह गए। इसके बाद जिला प्रशासन ने नासिर के परिजनों से संपर्क कर दफनाए गए शव को निकालकर राज प्रताप के परिजनों को सौंपा। आज महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। कल से झारखंड में कितने दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया, कहां चाइल्ड रिमांड होम से 19 कोरोना संक्रमित बच्चे फरार हो गए और पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर शहर में रुकने को क्यों नहीं है तैयार। कोरोना के साइड इफेक्ट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 लॉकडाउन 2.0। पीएम मोदी के राज्यों को लॉकडाउन लगाने से बचने की अपील के बीच महाराष्ट्र सरकार आज राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर सकती है। राज्य में कोरोना की बेलगाम रफ्तार को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने आज रात 8 बजे संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर सकते हैं। कैबिनेट में ज्यादातर मंत्रियों ने भी लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी। धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे, लेकिन लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। राज्य में कल करीब 5,000 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगाने के बावजूद कोरोना के केस कम नहीं हो रहे। लोगों की भीड़ बाजारों में कम नहीं हो रही है। अब सरकार ने इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ग्रोसरी, सब्जी की दुकानों और डेयरी को सिर्फ सुबह 7 से 11 तक खोलने का आदेश दिया है। इस बीच महाराष्ट्र में कल 62,000 से ज्यादा केस मिले, जबकि 519 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते कहर और महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने के डर से बिहार, यूपी के प्रवासी मजदूरों का लगातार पलायन जारी है। मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशन के बाहर लंबी कतारें रोज लगती हैं। ये लोग किसी भी हाल में पिछले साल जैसे हालात का सामना नहीं करना चाहते। उधर पुणे से भी हर दिन सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने गाँव लौट रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रवासी मजदूरों से घबराहट में शहर नहीं छोड़ने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को कोविड रिलीफ फंड के तौर पर 5,000 रुपए उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। उनके खाने पीने और दवाई की व्यवस्था की जाएगी। इस बीच दिल्ली से यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर के पलायन का सिलसिला जारी है। राजस्थान में भी हर दिन कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 64 लोगों की मौत हो गई। मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के कॉरिडोर में भी बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में 22 अप्रैल से 21 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस का संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है। गुलाबी बाग के एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना मिलते ही उत्तरी दिल्ली के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने अपनी टीम के साथ कई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे। ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया। दक्षिण दिल्ली के एक अस्पताल में भी कल दिल्ली पुलिस की टीम ने ऑक्सीजन पहुंचाया।
बिहार में कोरोना के बढ़ते केस के बीच छपरा के चाइल्ड रिमांड होम से कोरोना संक्रमित 19 बच्चे फरार हो गए। रिमांड होम के 38 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। संक्रमित बच्चों को अलग आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था। उधर किशनगंज में रात में कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियमों के उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। बिहार में कल 10,000 से ज्यादा केस मिले। पंजाब के जालंधर में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई लोग और दुकानदार इसका उल्लंघन करते नजर आए। पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए दुकानदारों और लोगों को रात 8 बजे से पहले दुकान बंद करने और बाजार में नहीं निकलने की अपील की। 8:30 बजे के बाद खुली शराब की दुकान को भी पुलिस ने बंद कराया। और पश्चिम बंगाल में कल होने वाले छठे चरण के चुनाव को लेकर क्या हैं तैयारियां? आज ममता और स्मृति की कहां-कहां जनसभाएं और केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति पर ममता ने क्या कहा? बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में 4 जिलों के जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें ज्यादातर लोकसभा सीटों पर सांसद बीजेपी के हैं और ज्यादातर विधायक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के हैं। इसलिए इस चरण में बीजेपी टीएमसी के बीच वर्चस्व की जंग होगी। पिछले चरणों में हिंसा को देखते हुए छठे चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की तैयारी की है। आयोग ने मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। ममता आज सुबह 11 बजे दक्षिण दिनाजपुर की बलूरघाट और 12 बजे हरिरामपुर और दोपहर 1 बजे मालदा की चंचल हरिश्चंद्रपुर विधानसभा सीटों के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगी और टीएमसी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुर्शिदाबाद में जनसभाओं को संबोधित किया। ममता ने बीजेपी पर रामनवमी पर राज्य दंगे की साजिश रचने का आरोप लगाया और लोगों से सावधान रहने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पहले ठीक से काम किया होता तो कोरोना इतना नहीं फैलता। बीजेपी पश्चिम बंगाल में बचे हुए चरणों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज आसनसोल और दुर्गापुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगी और रोड शो में शामिल होंगी। स्मृति इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर ममता रही। उन्होंने कहा कि राज्य से टीएमसी की विदाई हो रही है और बीजेपी का आना तय है। असली परिवर्तन लाने के लिए लोगों को बीजेपी को जीत दिलानी होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखकर कहा है कि केंद्र की टीकाकरण नीति खोखली है। उनके मुताबिक टीकाकरण की नीति गुणवत्ता, दक्षता, आपूर्ति, कीमत जैसी मुद्दों का समाधान नहीं करती। ममता ने केंद्र से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की। टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए टीएमसी ने आखिरी 3 चरणों का मतदान एक दिन में कराने की मांग की। बीजेपी ने टीएमसी की मांग को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि ऐसा जनता की सहानुभूति प्राप्त करना ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के ओल्ड मार्केट इलाके में पुलिस ने छापा कर क्रूड बम, देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को आशंका है कि इसके जरिए चुनाव में हिंसा फैलाने की योजना थी। चुनावी हिंसा पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए हैं। कोरोना नियमों के साथ देश में मनाया जा रहा है भगवान राम के जन्म का त्योहार। यूजीसी नेट की परीक्षा क्यों की गई स्थगित और कहां से सामने आई है आवारा कुत्तों के आतंक की तस्वीरें? देश और राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। देश भर में आज रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। अयोध्या में रामनवमी से 2 दिन पहले ही मंदिरों के कपाट बाहरी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन के कहने पर मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। रामनवमी पर चंडीगढ़ में आज लॉकडाउन रहेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर के मशहूर लिंगराज मंदिर की रकुना रथ यात्रा बिना श्रद्धालुओं की निकाली गई। रकुना रथ यात्रा लिंगराज मंदिर में एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। मंदिर को कई सेवादारों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद रविवार को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी है। ये सूचना मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 की स्थिति में उम्मीदवारों और परीक्षा आयोजन में जुटे स्टाफ के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2020 परीक्षा स्थगित करने के लिए कहा है। कोरोना संकट के बीच पंजाब के बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहंग ने आज किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाया है। दावा है कि करीब 20,000 किसान खनौरी बॉर्डर से हरियाणा की सीमा में प्रवेश करेंगे और उसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन को तेज करने के लिए पहुंचेंगे।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार दोपहर चुनावी पंचायत में दावत की सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया। हमले में थाना नौझील के एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए भिजवाया गया। मामले में पुलिस ने करीब 15 हमलावरों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मासूम पर झुंड बनाकर आए कुत्तों ने हमला बोल दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे और बच्ची को बचाया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। विशाखापत्तनम में एक शख्स को 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में दिशा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फिल्म उद्योग में उन्हें ऑफर के नाम पर उनके साथ धोखा कर उससे संबंध बनाए और ब्लैकमेल किया। पुलिस आरोपी को जेल भेजकर मामले की जांच में जुटी है। लेह में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ी पहल की है। यहां पर ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को स्पीड लेजर गन को लॉन्च किया। ओवर स्पीड की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने इसे लॉन्च किया। इस दौरान कई लोगों के चालान भी किए गए। राजधानी दिल्ली एनसीआर में मंगलवार रात मौसम ने अचानक करवट बदल ली। दिन भर की तपिश के बाद रात में झमाझम बारिश और तेज हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया। रात में बारिश की फुहार और हवाओं ने मौसम बिल्कुल ठंडा कर दिया। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई थी। कल T20 लीग में दिल्ली की टीम कैसे मुंबई पर पड़ी भारी, दिल्ली की जीत का कौन बना हीरो, आज 2-2 मुकाबलों में किन 4 टीमों के बीच होगी टक्कर। T20 लीग से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं टॉप 9 T20। मंगलवार को T20 लीग में दिल्ली और मुंबई के बीच खेले गए मैच में दिल्ली ने मुंबई को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए दिल्ली को 138 रन की जरूरत थी, जो उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिल्ली की ये तीसरी जीत है। चेन्नई में खेले गए इस लो स्कोरिंग मैच में दिल्ली के लिए एक बार फिर शिखर धवन मैच विनर बने। उन्होंने 42 गेंद पर 45 रन बनाए। इसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। दिल्ली के खिलाफ मुंबई की टीम का पी फैक्टर नहीं चला। पोलार्ड और पांड्या ब्रदर्स की जोड़ी बल्लेबाजी में फ्लॉप रही। तीनों बल्लेबाज दाही के आंकड़े तक नहीं पहुंचे। किरॉन पोलार्ड ने 2 रन बनाए, कुणाल पांड्या ने सिर्फ 1 रन बनाया और हार्दिक पांड्या तो बगैर खाता खोले आउट हो गए। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी अचानक धराशाही हुई। 67 रन पर दूसरा विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजों का पवेलियन आना जाना शुरू हो गया। 84 रन पर मुंबई के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। लोअर मिडिल ऑर्डर में जयंत यादव ने 23 रन बनाकर टीम के स्कोर को 125 के पार पहुंचाया। अच्छी शुरुआत के बाद मुंबई इंडियंस को सिर्फ 137 रन पर ही समेटने का श्रेय दिल्ली के स्पिनर अमित मिश्रा को जाता है। अमित मिश्रा ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 4 विकेट लिए। मिश्रा ने रोहित शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और किरॉन पोलार्ड आउट किया। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पहले पायदान पर कायम है। इस जीत के साथ दिल्ली दूसरे और चेन्नई सुपर किंग्स तीसरे नंबर की टीम है। T20 लीग के 13वें मैच के बाद ऑरेंज कैप पर दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन का कब्जा बरकरार है। उन्होंने अब तक 4 मैच में 231 रन बनाए हैं। पर्पल कैप आरसीबी के हर्षल पटेल के पास है। उनके खाते में 3 मैच में 9 विकेट हैं। T20 लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। दूसरा मुकाबला मुंबई में चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। पंजाब की टीम ने अब तक लीग में 3 में से 1 मैच में जीत हासिल की है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को पहली जीत का इंतजार है। सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर है। हैदराबाद को पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 रन से हराया था। इसके बाद दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 6 रन और तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने उसे 13 रन से हराया।